Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study model textbook of physics that is for first year of National Book Foundation, and we are going to study the chapter number 3 translatory motion, its most important topic that is known as projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स सब में इंक्लूडेड होता है. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सबसे पहले टिल नाउ वी हैव स्टडी द मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हमने पहले वन डायमेंशन मोशन पढ़ी थी, या तो वो हॉरिजॉन्टल होती थी या वो वर्टिकल होती थी. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे बॉडी जो है वो एक कर्व पाथ फॉलो करती है. एक कर्व पाथ फॉलो करने के लिए उसके तो हमारे पास कुछ ऐसे मोशंस आ जाते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स एक्स और वाई कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. और वो कब आते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ फॉलो करता है. जैसे कि एक फुट प्लेयर है, अगर ये फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल जो है वो इस एक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पे जाता है. तो जब वो कर्व पाथ को फॉलो करते हैं तो वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा होता है और वाई एक्सिस में भी, यानी दोनों जो हमारी डायमेंशंस हैं वो इंक्लूड हो रही होती हैं. ठीक है. सिमिलरली व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन द एयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमारे पास ये काफ़ी एग्जांपल्स दे रहे हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी बॉडी जो है मतलब कोई भी चीज़ जो है वो टू डायमेंशनल मोशन कवर कर सकती है. तो इसी टू डायमेंशनल मोशन को डिस्कवर करने के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं. ये सारी जो एग्जांपल्स हैं देयर एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशन मोशन दैट टेक प्लेस इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे दो डायमेंशन में उसका काम करना ज़रूरी है. और प्रोजेक्टाइल मोशन एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन. 2D मतलब टू डायमेंशन मोशन. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट को होगा दैट इज थ्रोन वर्टिकली इन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम उसे ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं और उसके ऊपर एक फोर्स चेक कर रही होती है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. है हम सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्कशन कर लेते हैं. जब भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं वी ऑलवेज टेक आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन. आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है कि इन आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन वी निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, विंड स्पीड एंड ऑल अदर इफेक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग द फ्लाइट ऑफ अ रियल प्रोजेक्टाइल. जो भी प्रोजेक्टाइल होते हैं उसकी जो भी मूवमेंट हो रही होती है उसके अंदर हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को लेते हैं. बाकी जितनी भी एयर रेजिस्टेंस हो जाती है, विंड स्पीड हो जाती है, इन सबको हम लोग इग्नोर कर देते होते हैं. लेट्स रीड इट आउट फ्रॉम बुक 2. In our discussion of projectile motion, the effect of other forces such as friction and air resistance of Earth are neglected. वही बात आ जाती है कि जितनी भी बाकी forces हैं वो सब हम neglect कर देते हैं. The object that is thrown is called projectile and its path that follow is called trajectory. जो चीज़ फेंकी जाती है, any object that is thrown into the air, it's called projectile. और जो वो path cover करके जाता है यहाँ से, ठीक है, ये पूरा जो path है, it is called trajectory. And a football, cricket ball, baseball and arrow all are example of projectile motion. तो ट्रेजेक्ट्री की भी हम क्या डेफिनेशन ले लेते हैं दैट ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल. इट्स कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, यानी पाथ जो होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. अब एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूफ करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं कर रही होती. अभी जो हम पॉइंट प्रूव करने लगे हैं दैट इज कि एक जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते. कंसिडर मोशन ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड बॉल. एक ग्रीन बॉल लिया और हमने एक ब्लू बॉल लिया. द ब्लू बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, जो ब्लू बॉल थी इसको डायरेक्ट हमने वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है और जो ग्रीन बॉल थी इसको हॉरिजॉन्टली हमने भेजा है विद द सेम इंसिडेंट फ्रॉम द क्लिफ. एक सेम जगह से हमने भेजा है. निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, इग्नोर करें, तो टू बॉल्स हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. दोनों जो है वो सेम टाइम पे हिट करते हैं. Thus, the key to analyze two-dimensional projectile motion is to break the motion into two motions along the horizontal and vertical. यानी प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करने के लिए हम एक डायमेंशन नहीं ले सकते, हमें दोनों डायमेंशन को डिस्कस करना होगा कि either it's along the horizontal axis or it's along the vertical axis. Next topic, the subtopic of projectile motion. We are firstly going to discuss the projectile motion for an object launched horizontally. Horizontally का क्या मतलब है? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है और ये हमारे पास वर्टिकल होता है. हम इस डायरेक्शन में ऐसे थ्रो करेंगे बॉडी को. ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं. वो एजम्पशंस क्या हैं? इन मैनी सिचुएशंस
तो इसके लिए assumptions क्या हैं कि when the projectile is thrown horizontally from certain height with some initial velocity, so the object is thrown horizontally, ठीक है, और कुछ initial उसकी velocity होती है and it travels downward as well as vertical. यानी अगर हम इस एग्जांपल में देख लें तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और एक वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है. इट ट्रेवल्स फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ठीक है, ये हमने बात पढ़ ली. अंटिल इट स्ट्राइक्स ग्राउंड, हेंस निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस द मोशन ऑफ बॉडी फॉलोज प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करी होगी. सपोज अ ग्रीन बॉल विच इज थ्रोन, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज द ग्रीन बॉल विच इज थ्रोन वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, जिसको हमने थ्रो किया था फ्रॉम द क्लिफ ऑफ सर्टेन हाइट विद वेलोसिटी वी आई, देर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट इन द इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यहाँ पे वी एक्स है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस में हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो हमारे पास वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो हो जाएगी जीरो हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर देखें इस फिगर में हमारे पास जो बॉडी है, अगर हमने सिर्फ ग्रीन बॉल को डिस्कस कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास इसके ऊपर वेलोसिटी एक्ट करिए दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्ट करिए. जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसका कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल इसके साथ. सो वी टेक वी एक्स एज वी एक्स एंड वी वाई एज जीरो. उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि हमारे पास अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, जस्ट वेलोसिटी मूव कर रही है. जबकि एक्सेलरेशन हमारी किस तरफ हो रही है? वर्टिकली हो रही है. क्यों? क्योंकि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट. और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में कर रही है? दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है दैट बिकम जीरो एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जो कि हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे, ठीक है, वी हैव थ्रोन इट टुवर्ड्स दिस. अब यहाँ पे जो है वो जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो कोई भी वेलोसिटी एक्ट नहीं कर रही, एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं. और उसके बाद जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही, जबकि जो एक्सेलरेशन हो रही है दैट इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड. और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया. अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे. सबसे पहले जो है हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं एक्स कंपोनेंट, ठीक है. एक्स कंपोनेंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है. और ये सब हम किस में डिस्कस करें? एक्स एक्सिस में. तो एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे देख लेते हैं एफ वाई जो है, ठीक है, एफ एक्स, वो हमारे पास क्या बन रही थी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स ए एक्स, ठीक है. तो हमारे पास वी एफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा, वी आई एक्स भी ऐसे ही आ गया, ठीक है. ए जो थी हमारे पास हमने ऊपर देख चुके थे दैट वाज जीरो, ठीक है, वो जीरो था तो दिस फैक्टर्स बिकम जीरो और ये सेम हो जाएगी. तो वी एफ एक्स जो है वो फर्दर इज इक्वल टू हो जाएगी वी एफ आई की इक्वल, और जो कि फर्दर इक्वल होती है वी आई कॉस थीटा की इक्वल, ठीक है, एक्स कंपोनेंट जिसको होता है. ये हमने फाइंड किया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब हमने फाइंड करनी है अलॉन्ग वाई एक्सिस. अब अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए हम लोग सेम ही यूज़ करेंगे वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है. अब वी एफ वाई जो था वो हमारे पास ये हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास ज़ीरो है और ए वाई को हमने जी लिया और टी. सो जो रिजल्टेंट वी एफ वाई है दैट बिकम्स इज इक्वल टू जी टी, ठीक है. ये हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट आ गया है और जो ऊपर हमने ये फाइंड किया है दैट इज़ द एक्स कंपोनेंट. अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने फाइंड करना था मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो कि उसके प्रोजेक्टाइल मोशन को होगा. तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है दैट इज़ वी एफ स्क्वायर. हमें रिजल्टेंट जो इनका मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी एफ एक्स जो हमने उसका फाइंड किया है उसका स्क्वायर और जो वी एफ वाई है उसका स्क्वायर. दिस गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाती है. इसके बाद जो हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता था दैट वाज tan इनवर्स ऑफ वी वाई, मतलब जो भी हमारे पास होता था ए वाई ओवर ए एक्स होता था. अब यहाँ पे ए वाई हमारा क्या एक्ट कर रहा है, वी एफ वाई, और जो है हमारे पास वी एक्स क्या है वो है वी एफ
एक्स हो जाएगा। ठीक है, इन सब की वैल्यूज हमने पीछे फाइंड की थी, हम रिप्लेस करके और फाइंड कर सकते हैं द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वी एफ, जो कि हमने फाइंड करनी होती थी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब है, हमने फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अलोंग एक्स एक्सिस जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, उसके लिए हमने जो यूज़ करते हैं फार्मूला, वो क्या होता है, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाता है, वी टी। ये लॉन्ग किस एक्सिस था, एक्स था, तो एस हमारे पास हो जाएगा जो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। वी हमारे पास क्या था, वी एफ एक्स और टी। अब वी एफ एक्स फर्दर किसकी इक्वल था, वी कॉस थीटा इंटू टी। ये हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस, जो हमारी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल भी कवर कर रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, दैट वाज एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम वाई के नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि वी वाई कोई वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, वी वाई जो हमारे पास थी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाती थी, जी। तो ये हमारे पास जीरो हो जाता है कंपोनेंट पूरा, तो वाई जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करनी है, इट बिकम्स 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट्स आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन आ गया, एंड द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आ गया। तो हमारे पास टॉपिक 3.2.1 कवर हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कल की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।